हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन एजुकेशन। बात की जा रही है किसमें? एजुकेशन की बात की जा रही है कि अगर हम देखते हैं कि एजुकेशन पर्पज से किस प्रकार से एक वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व आता है, इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। जब भी कोई बच्चा को हम एजुकेशन देते हैं तो उसका जो वंशानुक्रम है और उसका जो वातावरण है किस प्रकार से प्रभावित करता है। इधर 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। इस कारण से आवाज़ जो बहुत ज़्यादा भारीपन है हो रहा था, तो मौसम चेंज कर रहा है ना, इसी कारण से नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखने की बात होती है कि ठीक है, हम शैक्षिक दृष्टि से अगर वंशानुक्रम की बात करते हैं या वातावरण की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं होता है कि जो वंशानुक्रम जो होता है ये परिवर्तनशील नहीं होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है, परिवर्तनशील नहीं होता है, क्योंकि जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्या होते हैं, उसका जो गुणसूत्र होते हैं, जो जीन होते हैं, वो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होते चले जाते हैं, ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। परंतु वंशानुक्रम को ध्यान में रखकर, अगर वंशानुक्रम को ध्यान में रखकर बात की जाती है तो बालक के विकास के लिए एक उचित वातावरण प्रदान किया जा सकता है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा है जो हेरिडिटी के कारण से जो बच्चा है वो हो सकता है मंदबुद्धि का हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, अगर उसका एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना चाह रहे हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, हर बातों को समझ सके, तो एक माहौल दे सकते हैं, है ना, एक इन्वायरमेंट दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चा अगर हेरिडिटी से इफेक्टेड है तो हम एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हो सकता है, एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वो कर सकता है, जिससे क्या होगा उसका सर्वांगीण विकास भी होगा, ठीक है। हर तरह का विकास देखने को मिलेगा, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, है ना, हर तरह से क्या होगा उसका विकास होने में यह भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक शिक्षा को। आधुनिक शिक्षा मतलब आजकल शिक्षा जो है उसमें एजुकेशन सिस्टम में उसमें क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है ना, मतलब कि बच्चे को ही सेंटर मान के शिक्षा दी जाती है। बच्चा को ही सेंटर मान के जब एजुकेशन देते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का जो भी चीज़ें होती है उन सभी का ख्याल रखते हुए एजुकेशन प्रदान किया जाता है, जिससे कि बच्चे को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उसे सिखाया जा सके। तो अभी के समय में क्या होता है कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम है वो सारे सिस्टम में यह देखने को मिलता है कि आपका सेंटर पॉइंट होता है, एजुकेशन सेंटर पॉइंट, चाइल्ड सेंटर पॉइंट होता है, जिसमें कि बच्चे को मेन पॉइंट में रख के एजुकेशन दिया जाता है। अतः बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो 2 कारक होते हैं, है ना, उसका भी क्या होता है अध्ययन किया जाता है, जिससे कि एक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ठीक है, बच्चे को अच्छा हम चाइल्ड सेंटर के आधार पे क्या हो रहा है कि उसको एजुकेशन दिया जा रहा है, तो उसका जो हेरिडिटी है, उसका जो इन्वायरमेंट है किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उस सभी का भी क्या होता है ध्यान रखा जाता है, और उसके आधार पे क्या होता है उसको एजुकेशन दिया जाता है, जिससे कि वो बेहतर रूप में उस क्षेत्र में जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि अभिभावक हो गए, अध्यापक हो गए, है ना, या फिर प्रशासनगण हो गए, ये सभी जो है मानव विकास में जो वंशानुक्रम तथा जो वातावरण है उसकी भूमिका और उसके अंतःक्रियाएं का जो अवगत होकर बालकों को शैक्षिक विकास के लिए अनुकूलनात्मक प्रयास कर सकते हैं। अब बात है कि हम बात करते हैं क्या एजुकेशन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसका होता है? गार्जियंस का होता है, अभिभावक का होता है, टीचर्स का होता है, और जो प्रशासनगण होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका होता है, कि किसी भी इस तीनों का सबसे ज़्यादा भूमिका होता है अगर मानव विकास की बात की जाती है, जिसमें क्या होता है कि वंशानुक्रम और जो वातावरण की जो भूमिकाएं होती है उसके बीच के जो अंतःक्रिया होते हैं, है ना, उन सभी से अवगत होकर बालकों को किस प्रकार से एजुकेशन डेवलपमेंट की बात की जाती है उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं, उसमें किस तरह का माहौल देना चाहिए, है ना, किस प्रकार से बच्चे को सिखाना चाहिए, है ना, जो इसकी कमी है उस कमी को दूर करते हुए अच्छा इन्वायरमेंट जब मिलेगा तो बच्चे क्या होंगे, उससे बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। उसी में बात होती है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं महत्व की,
हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, किस क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं, जैसे कि आप बात करते हैं शारीरिक विकास के लिए बात करते हैं, या फिर बात करते हैं मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, या लोग बात करते हैं क्या बालकों की आवश्यकताओं को जानने के लिए, ठीक है, कि बालकों की क्या आवश्यकता है, उसके आधार पे हम ये चीज़ को देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है क्या, कि बालकों के व्यवहार में परिमार्जन के लिए बालकों को भावना ग्रंथि से बचाने के लिए किस प्रकार से, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे मन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चलते रहते हैं, बहुत सारी जटिलताएं उसके अंदर आती रहती है, कि कोई भी चीज़ को किस प्रकार से सीखना है, कैसे काम करना है, ये टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे समझे नहीं समझे, बहुत तरह की चीज़ें जो होती है उसके मन में चलती रहती हैं, तो उसको किस प्रकार से करना चाहिए, है ना। या फिर बात करते हैं शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन हेतु बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो सभी पॉइंट को एक एक करके मुझे समझने वाले हैं। जैसे कि आपका 7 नंबर पॉइंट जो है वो क्या है, चरित्र और नैतिक विकास की बात की जाती है, या फिर भाषा के विकास की बात की जाती है। इन सभी पॉइंट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में एक जो इन्वायरमेंट होता है और एक आपका हेरिडिटी होता है उसका किस प्रकार से यूज किया जा सके, इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, कि शारीरिक विकास के लिए, ठीक है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो किस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम बात करते हैं कि बालक के शारीरिक विकास की बात की जाती है, जिसमें कि शिक्षा एक सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है ना। एजुकेशन मतलब क्या होता है, एजुकेशन मतलब ये होता है कि हम किसी बच्चे को, है ना, इस प्रकार से एजुकेट करें कि अपने जितने भी चीज़ों का, जितने भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती है उसकी पूर्ति कर सके, है ना, बहुत सारी चीज़ों को सीख के अपने जीवन में उसको यूज़ कर सके। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, बालक के अगर शारीरिक विकास की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, तो इसका सबसे जो एजुकेशन है उसका सबसे मेन जो उद्देश्य होता है वही होता है कि किस प्रकार से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि बालकों के वंशानुक्रम के कारण जो है शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती है। स्वाभाविक से बात है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक जो बालक है, उसका जो वंशानुक्रम है उसको प्रभावित करेगा, है ना। तब वंशानुक्रम क्या होता है, इसका जो वीडियो है अपलोडेड है, किस प्रकार से वातावरण और वंशानुक्रम किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका क्या डिफिनेशन होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिफाइन भी किए हैं। ये सारी वीडियो आपका अपलोडेड है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर आई बटन पर है, वहाँ से उसको चेकआउट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, जो वंशानुक्रम के कारण जो है क्या होता है कि विभिन्न तरह के जो बच्चे होते हैं, विभिन्न तरह का बच्चे का मतलब क्या होता है कि विभिन्न तरह का जो सोच वाले बच्चे, सबका मेंटल लेवल अलग होता है, सबका फिजिकल डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो वही विभिन्न तरह के जो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें विभिन्न तरह के अंतर पाए जाने का संभावना होती है, ठीक है। सबका अलग अलग फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हाइट में है, किसी बच्चे का हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी बच्चे का हाइट बहुत कम है, कोई बच्चा है जो समान हाइट के हैं, ठीक है। तब बहुत सारे बच्चे जो हैं पतले दुबले हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो तंदुरुस्त हैं, कुछ मोटे हैं, तो विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर बालकों के वंशानुक्रम की बात की जा रही है ना, तो वंशानुक्रम कारण से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत सारी फिजिकल जो विभिन्नता है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या कहा गया है कि शारीरिक विकास का जो शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। अब सिंपल सा बात है, कोई ऐसा बच्चा है जो फिजिकली फिट नहीं है और उसको एजुकेशन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे को उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिल जाती है ना। और फिजिकली फिट करने का मतलब ये है कि वैसा बच्चा है जो पूरी तरह से फिजिकली हेल्दी नहीं है, ठीक है, वो क्लास में बैठा हुआ है, सर कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि फिजिकली वो अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उसको बोल सकते हैं कि अपने आप में डर हो गया, भय हो गया, है ना, विभिन्न तरह की चीज़ें होती है वो देखने को मिलता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होना चाहिए, जो अध्यापक है ना, उसको शारीरिक विकास के साथ में व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही शैक्षिक योजना या फिर शिक्षण व्यवस्था बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ठीक है, इस तरह की बातें आती है तो जो टीचर है
वो टीचर को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है अलग अलग तरीके से होता है। जब वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, दैट मीन्स ये हुआ कि उसमें विभिन्न तरह की विभिन्नताएँ देखने को मिलेगी, तो उस सभी को ध्यान में रखना होता है टीचर को। और उसके अनुसार क्या होना चाहिए कि उसका जो शैक्षिक योजना जो है बनाना चाहिए, मतलब लेसन प्लान की बात की जा रही है। शिक्षण व्यवस्था उस प्रकार से ही करना चाहिए जिससे कि सभी बच्चे को समान रूप से उसको शिक्षा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण के लिए, ठीक है, जो टीचिंग है अकॉर्डिंग टू कितना मेंटल लेवल ऑफ चिल्ड्रंस जो होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि बच्चा ऐसा होता है जो मेंटल लेवल उसका होता है सभी बच्चे का अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके आधार पे क्या होगा, आपका शिक्षण करना चाहिए, है ना, टीचिंग करना चाहिए जिससे कि प्रत्येक बच्चे को समान रूप से समझ में आ सके। एक सिंपल सा बात यहाँ पे आती है, कोई भी टॉपिक को जब शुरुआत करते हैं तो टॉपिक को शुरुआत करने के दौरान ही क्या होता है कि जो टीचर है वो किसी भी टॉपिक को सबसे लो लेवल का जो होता है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। छोटी छोटी बारीकियाँ होती है वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका मेंटल लेवल बहुत कम है, दैट मीन्स बहुत देर से कोई चीज़ों को समझते हैं, तो वो भी क्या हो सके वो छोटी छोटी पॉइंटों को अच्छी तरह से समझ सके। और धीरे धीरे क्या हो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। तो जो तेज़ बच्चे हैं तो समझ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जो मन बुद्धि के बच्चे है ना उस चीज़ को वो भी क्या करें इस चीज़ों को समझ सके, ठीक है। इसी में पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि बालक जो है कुछ जो बालक होते हैं जन्मजात गुणों या फिर क्षमताओं को लेकर जन्म लेते हैं, ठीक है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बोल सकते हैं कि जन्मजात ही क्या होते हैं, विभिन्न तरह के गुण हैं, विभिन्न तरह की क्षमताएं उसके अंदर देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या होते हैं कि किसी भी तरह का जो नॉलेज है बहुत जल्दी वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जन्मजात भी देखने को मिलता है। इसी पॉइंट को देखने को मिलेगा कि अध्यापक को प्रत्येक बालक की क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई टीचर है तो टीचर को इस विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो क्लास में जितने भी तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, सभी बच्चे को विशेष रूप से यह ध्यान देना होता है कि सभी बच्चे को जो भी टॉपिक बताया जा रहा है ना उसको उसको समझ में आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा समझ में आ रहा है कोई बच्चा समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रत्येक बालक की जो क्षमता है उसकी ध्यान में रखना चाहिए कि सब बच्चे का कितना क्या क्या एबिलिटी है, किस प्रकार से हर बच्चा उस चीज़ को सीखता है या फिर समझता है, ठीक है। तो एक टीचर का जो रोल होता है वो क्लास में सभी बच्चे को समान रूप से देखना चाहिए, है ना, और सब बच्चे का क्या क्या एबिलिटी है उसके बारे में ध्यान होना चाहिए, जिससे कि जब भी वो टॉपिक को पढ़ाने के लिए स्टार्ट करे, है ना, तो उसका जो लेवल हो सबसे लोअर लेवल हो, जिससे क्या होगा सभी बच्चे को उस चीज़ को समझ में आ सके, ठीक है। बालकों की क्षमता और योग्यता अनुसार ही सीखने की प्रक्रिया में सहयोग देना चाहिए। अब प्रत्येक बालक की किसी भी तरह का चीज़ों को सीखने की जो क्षमता होती है ना, उसकी अपनी योग्यता होती है ना, उसको विशेष रूप से ध्यान में रख के, है ना, किसी तरह की चीज़ों को सिखाना चाहिए और उसको प्रोसेस में लाना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी खास टॉपिक पर उसे समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसके लिए एक विशेष रूप से स्पेशल क्लास चलानी चाहिए जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसी में कि वंशानुक्रम के कारण जो है सीखने की योग्यता में अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है कि वंशानुक्रम की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं, तो प्रत्येक बच्चा का जो सीखने की एबिलिटी होती है ना, कोई भी चीज़ को लर्न करने की एबिलिटी होती है वो अलग अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि हर बच्चा का जो वंशानुक्रम जो है वो प्रभावित करता है, हेरिडिटी जो उसको इफेक्ट करता है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे की जो एबिलिटी है, सीखने की एबिलिटी है, उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। अतः हम ये कह सकते हैं क्या कि जल्दी सिखाने वाले या देर से सिखाने वाले बालकों पर अलग अलग ध्यान देना चाहिए। सीखने वाले, है ना, जल्दी सीखने वाले या फिर देर से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, उस पर क्या होना चाहिए, अलग अलग ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा बच्चा जो सामान्य बच्चा है, कुछ बच्चा है उत्तम बच्चा है, उत्तम मतलब कि तेज बच्चा है, ठीक है, उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चा ऐसा है जो मंद बुद्धि का बच्चा है, तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, है ना, उसको आप क्या करें, देर से सीखने वाले जो बच्चे हैं उसके लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, या फिर जो जल्दी सीखने वाले बच्चे हैं उसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। असामान्य बच्चे जो हैं वो जनरली क्या है कि वो हर चीज़ को आसानी से सीखते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने को मिलता है कि अध्यापक को अपनी जो शिक्षण युक्ति है, मतलब जो टीचिंग टेक्निक की बात की जा रही है ना, वो बालकों के जो मानसिक लेवल है ना,
मेंटल लेवल जो है उसके अनुसार उसके अनुरूप ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर जब क्लास में जाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, लेसन प्लान बनाया जाता है कि किस प्रकार से उस क्लास में पढ़ाना है, कि कौन से टॉपिक को पढ़ाना है, उसका पढ़ाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस मेथड से पढ़ाना है, किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, जिससे कि छोटे से छोटे पॉइंट को भी अच्छी तरह से डील कर सके। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, टीचर अगर कहीं क्लास में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए तो उसमें टीचिंग जो मेथड की बात करती है, टीचिंग टेक्निक की बात की जाती है ना, वो क्या होना चाहिए कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसके आधार पे ही बनाना चाहिए, जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बालकों की आवश्यकताओं को जानने के लिए। ठीक है, विभिन्न तरह के बच्चे जो होते हैं उसकी अपनी आवश्यकताएं होती है, अपनी उसकी नीड्स होते हैं, है ना, उसको जानते हुए क्या होना चाहिए, टीचिंग करना चाहिए। वही बात कहा गया है, ठीक है, कि विभिन्न वंशानुक्रम और जो वातावरण है ना, विभिन्न आयु के जो वर्ग के जो बालक होते हैं, है ना, कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है। ठीक है, विशेष आवश्यकताएं कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, जो मंद बुद्धि का है, कुछ सामान्य बुद्धि का है, कुछ विशिष्ट बुद्धि के जो बच्चे हैं, है ना, तो सबका क्या होता है, विभिन्न तरह का जो सीखने के तरीके होते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखने में, बहुत सारे टॉपिक को समझने में क्या होते हैं कि परेशानी भी होने लगती है। तो वही बात कहा गया है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, तो जो वंशानुक्रम जो वातावरण होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे को प्रभावित करता है। इस कारण से क्या होना चाहिए, कुछ विशेष एज या फिर कुछ विशेष एज के जो बच्चे होते हैं, है ना, उसमें क्या होना चाहिए, विशेष आवश्यकताओं की जो पूर्ति होनी चाहिए, उसकी पूर्ति करना चाहिए टीचर के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, जिससे कि वो भी बच्चे समान रूप से हर चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है आपका कि अध्यापक को इन विशेष आवश्यकताओं की जानकारी होने से या फिर वह बालकों को सहयोग या उन आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य कर सकता है। ठीक है, बात सिंपल सी बात है कि अध्यापकों को विशेष जो आवश्यकताएं होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बालकों का जो सहयोग होनी चाहिए वो सहयोग मिल सके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है क्या कि बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका जो बिहेवियर होता है ना, बहुत तरह की चीज़ें देखने को मिलती है उसके अंदर। वो चीज़ समझना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वंशानुक्रम के कारण क्या होते हैं, बालकों में कुछ अपनी प्रवृत्ति प्राप्त होता है, जिससे वे क्या होते हैं, कुछ सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वंशानुक्रम के कारण ही उसके जो प्रवृत्ति होती है, कुछ प्रवृत्ति ऐसी होती है ना, जो बिल्कुल अलग होता है समाज की दृष्टि से, है ना, या फिर बोल सकते हैं सोसाइटी की दृष्टि से, जो उसे बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं समाज के लिए या फिर बोल सकते हैं कि अपने परिवार के लिए सही नहीं होता है। तो उस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है, जिससे कि टीचर जब एजुकेशन जब उसे सिखा रहे हैं, कोई चीज़ को लर्न करवा रहे हैं, तो जब वो सारी चीज़ें हो रही है तो उसमें एक विशेष रूप से ध्यान जब टीचर रखेंगे तो उसका एजुकेशन को अच्छी तरह से हम दे सकते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात नेक्स्ट पॉइंट इसी में आती है कि ठीक है, अवांछनीय जो प्रवृत्ति के कारण क्या होते हैं कि प्रायः देखने को मिलता है कि समाज में जो अशिष्ट व्यवहार करता है। ठीक है, बहुत सारे जो अवांछनीय प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अवांछनीय प्रवृत्ति कहने मतलब ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, या फिर बोल सकते हैं कि गलत काम करना, चोरी करना, है ना, मारपीट करना, इस तरह की चीज़ें जो बच्चे करने लगते हैं, है ना, तो कहीं ना क्या होता है कि समाज में उसका जो रूप जो देखने को मिलता है कहीं ना कहीं गलत देखने को मिलता है। वही बात कहा गया है कि ठीक है, ऐसा बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में अगर चल जाता है, जो उसका गलती नहीं होता है, गलती किसका होता है, इन्वायरमेंट का होता है, हेरिडिटी की होती है। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से सुधारा जा सके, उसको किस प्रकार से एजुकेशन दिया जा सके, इसका जो मेन पार्ट होता है उसमें एक टीचर का जो रोल होता है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी दशा में इस प्रकार जब सिचुएशन क्रिएट होता है तो अध्यापक को, है ना, बालकों की जो अवांछनीय प्रवृत्ति होती है उसको ध्यान में रख के ही, है ना, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि वो सही रास्ते में आ जाए और जो भी चीज़ को सिखाया जाए वो सही तरीके से सीख सके और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इस प्रकार से जो अध्यापक बालकों के अभद्र व्यवहार में जो सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से क्या है
जो अध्यापक होते हैं, है ना, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो बच्चे जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उसमें जो विभिन्न तरह के जो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें करते हैं उसको किस प्रकार से रोका जा सके, इस चीज़ का विशेष रूप से जो है टीचर को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या है कि टू सेव द चिल्ड्रन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बात ही सिंपल सी बात है कि पूर्ण तरह जब बच्चे उस तरह का माहौल में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ठीक है, या कुछ वैसे परिवेश में जाते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें क्या होती है उसके मन में चलने लगती है। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, अध्यापक को वंशानुक्रम संबंधित जो नियम होते हैं, जैसे कि समानता की बात की जाती है, विभिन्नता की बात की जाती है, या फिर प्रत्यागमन की बात की जाती है, प्रत्यागमन की बात की जाती है, तो इसमें क्या होता है, नियमों के अनुसार क्या होता है, पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे को सिखाया जा सके। वंशानुक्रम की बात की जा रही है, हेरिडिटी की बात की जाती है, उसमें किस तरह की चीज़ें आती है जिसमें कि हम बच्चे को कम से कम जो है गलत रास्ते से होके सही रास्ते में बोल सकते हैं कि सही रास्ते में किस प्रकार से लाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि यह बालकों की समस्याओं के समाधान में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम के अंतर्गत जो देखने को मिलते हैं सभी विभिन्नताएँ हो गई, असमानताएँ की बात की जा रही है ना, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती है जो बच्चे को क्या होती है कि विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान करने में उसको सहायक मिल सकता है, जो एक टीचर के द्वारा हो सकता है। उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण क्या दिया हुआ कि प्रतिभाशाली माता पिता के जो बालक होते हैं समान बुद्धि वाला भी हो सकता है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली माता पिता दैट मीन्स उसके जो माता पिता हैं बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, तो हो सकता है उसका जो बच्चे वो समान बुद्धि का हो सकता है। यदि अध्यापक कह देते हैं कि तुम्हारे माता पिता तो बड़े प्रतिभाशाली हैं तो तुम कितने मूर्ख हो, तो बालकों में एक भावना जो ग्रंथि होती है वो पड़ जाती है। ठीक है, उस तरह का सोच जो है विचार उत्पन्न होने लगते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात ये कहा गया है कि ठीक है, माता पिता अगर बुद्धिमान है ना, या प्रतिभाशाली हैं तो समान बालक भी हो सकते हैं। और टीचर का अगर योगदान बहुत ज़्यादा होता है, टीचर अगर मान लें किस तरह से अगर गलत चीज़ों को अगर पेश करते हैं, है ना, कोई बच्चों को मूर्ख बोल देते हैं और उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसका जो भावनाएँ होती है, उसका जो भावना ग्रंथि होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और उसका क्या होता है व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है, और बालकों के विकास में क्या होती है काफ़ी ज़्यादा रुकावट देखने को मिल सकता है। सो कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चे में एक नेगेटिव भावना उत्पन्न होती है और बच्चे एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन से बिल्कुल अलग होने लगते हैं और दूसरे कामों में वो व्यस्त होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने को मिलता है कि शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन हेतु। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी बच्चे का अगर एजुकेशन की बात की जा रही है तो सिंपल से बात है कि एजुकेशन की बात की जा रही है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चे जब सीखते हैं, है ना, उसको अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, हम बात करते हैं एजुकेशनल की बात कर रहे हैं या फिर वोकेशनल काउंसलिंग की बात की जा रही है, तो इसमें विभिन्न तरह के मुद्दे देखने को मिलता है। पहला मुद्दा क्या है कि मनुष्य जीवन के दो पक्ष होते हैं, मनुष्य जीवन के जो है दो पक्ष देखने को मिलता है, एक समान होता है, एक विशिष्ट होता है। ठीक है, पहला क्या होता है समान, दूसरा क्या होता है विशिष्ट। समान जीवन में क्या होता है कि सबका जो है एक जैसा ही देखने को मिलता है, परंतु अगर विशिष्ट जीवन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भिन्नता देखने को मिल सकता है। समान जीवन में क्या देखने को मिलता है कि जो शिक्षा है वो सबको समान रूप से दी जा सकती है, ठीक है, देनी चाहिए। और विशिष्ट जीवन की बात करते हैं तो उसका शिक्षा जो है वंशानुक्रम के आधार पर ही देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को सही रास्ते में लाया जा सके और उसको बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जा सके। ठीक है, इसी में क्या देखने मिलता है कि ठीक है, इसके लिए जो अध्यापक है वो वंशानुक्रम और जो वातावरण है उसकी जानकारी उचित शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन देकर बालकों को सफल भविष्य के लिए अग्रसर कर सकता है। अब अध्यापक का क्या रोल होता है, अध्यापक किस प्रकार से काम करेगा। जो वंशानुक्रम की बात की जाती है या वातावरण की बात की जाती है उसके बारे में उचित जानकारी जो है वो देना चाहिए, और उसके लिए क्या काउंसलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है सही रास्ते में जा सके, और सही जब रास्ते में जाएंगे तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और अपने जीवन को बेहतर रूप दे सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, चरित्र और नैतिक विकास की बात की जा रही है। चरित्र और नैतिक विकास के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है कि किसी भी समाज में बालकों का जो नैतिक और जो चरित्र विकास की बात की जाती है उसमें क्या होता है आर्थिक की होती है,
सामाजिक होती है, सांस्कृतिक होती है, ऐतिहासिक और राजनीतिक वातावरण जो होता है और मूल के जो आधार होते हैं उस पर ही पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात क्या कर रहे हैं, हम लोग चरित्र और नैतिक मूल्य की बात की जा रही है ना, उसके कैरेक्टर की बात की जाती है, उसके मॉरल की डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हो सकता है वो आर्थिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से हो सकता है, ऐतिहासिक रूप से हो सकता है, या फिर राजनीतिक जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार हो सकता है, और उसका जो मूल्य के जो आधार हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। तो इन सभी की चीज़ें जो होती है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। तो अतः हम कह सकते हैं जो अभिभावक होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, है ना, और जो टीचर्स होते हैं, है ना, उसका जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो वातावरण का जो निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि बच्चे जो है उसका जो चरित्र का निर्माण और उसका जो नैतिक मूल्य का जो विकास हो वो सही तरीके से किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात आती है, भाषा के लिए विकास, भाषा विकास के लिए। ठीक है, फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, कि किस प्रकार से बच्चे का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट किया जा सके। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई बच्चा ऐसा है जो अगर भाषा के विकास की बात की जाती है तो घर से ही आरंभ होता है ना। बच्चे जो होते हैं वो अपने घर में ही अपने मम्मी पापा के साथ में रहते हैं, वहाँ से विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखते हैं, शब्द को सीखते हैं, सेंटेंस किस प्रकार से बनाना है उसको सीखते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए सीखते हैं, नए नए वर्डों को सीखते हैं। तो सभी चीज़ों का वो प्रयोग करने के लिए घर से ही शुरू होता है। और घर से होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, वो अध्यापक से जुड़ते हैं। जैसे बच्चा जो है जब छोटा बच्चा होता है तो घर में ही होता है, शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जो जाते हैं किससे जुड़ते हैं, टीचर से जुड़ते हैं। तो टीचर से जुड़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज को सीखते हैं, है ना, बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारे सेंटेंस को सीखते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, उसके भाषा का विकास आरंभ हो जाता है। आरंभ कहाँ से होता है, घर से आरंभ होता है, घर से फिर आता है स्कूल, स्कूल में फिर टीचर से हो गया, फिर आस पड़ोस के जितने लोग होते हैं, भाई बहन हो गया, है ना, उसके जितने फ्रेंड्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो जिस तरह का इन्वायरमेंट रहेगा उसी प्रकार से क्या होती है, उसकी भाषा का विकास होता है, उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। अतः हम ये कह सकते हैं जो अभिभावक होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, इसका सबसे बड़ा रोल होता है। और हमेशा इसको सतर्क होना चाहिए कि उसका जो परिवार है, उसका जो विद्यालय है, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा सके जिससे कि उसका भाषा का विकास सही तरीके से हो सके, गलत चीज़ों को ना सीखें। अनुकरण करके ही क्या होते हैं, बालक विभिन्न तरह के उच्चारण करने के लिए सीखते हैं, है ना, विभिन्न तरह के वर्ड्स हैं, बहुत सारे के सेंटेंस हैं, किस प्रकार से इंग्लिश से हिंदी या फिर बहुत सारा के जो लैंग्वेज होते हैं उस सभी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में होते हैं उसी प्रकार का वो लैंग्वेज को सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है आपका पॉइंट नंबर 9 में, कि इससे क्या होता है, स्पष्ट होता है कि जो वातावरण जो इन्वायरमेंट है ना, का जो ज्ञान होता है बालक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ना। अगर बात करते हैं वंशानुक्रम की बात करते हैं वातावरण का, है ना, तो दोनों का जो ज्ञान है, दोनों का जो नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक कार्यक्रमों का जो निर्माण होता है या फिर जो बहुत सारे क्रियाएं होती है ना, बालक बालिकाओं के वंशानुक्रम तथा उसके जो उपलब्ध जो वातावरण होते हैं उसके विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बच्चे का सही रूप से उसका एजुकेशन दिया जा सके और विभिन्न तरह की चीज़ों को सिखाया जा सके। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे बीएड का तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएलएड में हैं, ठीक है, अपने ग्रुप के साथ में शेयर करें। ज़्यादा जब भी बच्चे जब इस तरह का कोर्स को जब पढ़ रहे हैं या फिर बीएड या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उसको हेल्प मिल सके।